गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस 12th वीडियो लेक्चर में कुंस रूल्स फॉर पॉलीन्स एंड सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर डाइन्स पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड सभी टर्म्स आप पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। तो जो वुडवर्ड फिशर रूल है, जो कि हम डाइन्स, ट्राइन्स और पॉलिन्स के लिए निकालते हैं, उससे हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। उसी के अंदर और मॉडिफिकेशन करके जो फिशर और कॉर्न थे, उन्होंने एक नियम दिया। फिशर और कॉर्न ने बताया क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें संयुग्मन तंत्र काफ़ी बड़ा होता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ चुके कि संक्रमण तंत्र बड़ा होता जाएगा, एनर्जी का गैप कम होता जाता है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की वैल्यू कम होती जाती है और वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार के सभी पॉलिन सिस्टम के लिए लैम्डा एक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए फिशर और कॉर्न ने एक नियम दिया, जिसको हम निम्न समीकरण से दर्शाते हैं। लैम्डा मैक्स इक्वल टू 114 प्लस, जो कि बेस वैल्यू हो गई, प्लस 5m प्लस n ब्रैकेट 48 माइनस 1.7n माइनस 16.5 r एंडो माइनस 10x r एक्सो। अब यहाँ पर इन सब टर्म्स को, नंबर्स को आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसकी सहायता से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और ये जो m है, n है, ये सब आप जानते हैं कि इनको हम कैसे निकालते हैं। सिर्फ इनका मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ। लैम्डा मैक्स तो क्या है, तरंग दैर्ध्य है, जो कि आपको निकालनी है। m जो है नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, कि संयुग्मन सिस्टम में कितने एल्किल या एरिल समूह उपस्थित हैं। इसको हम m से यहाँ पर डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं ये आप वुडवर्ड फिशर रूल में पढ़ चुके हैं। और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की संख्या को n से शो करते हैं कि सिस्टम में कितने कॉन्जुगेटेड सिस्टम डबल बॉन्ड। आर एंडो क्या है, संयुग्मित तंत्र में अंतःचक्रीय द्विबंध युक्त वलय की संख्या। और आर एक्सो संयुग्मित तंत्र में बाह्य चक्रीय द्विबंध युक्त वलय की संख्या। तो ये एंडो एक्सो डबल बॉन्ड क्या होते हैं, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसी एक दूसरी इक्वेशन है एप्सिलॉन मैक्स इक्वल टू 1.74 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय n। इससे हम एप्सिलॉन यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन निकाल पाएंगे। कॉन्जुगेटेड नंबर की संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आप किसी भी पॉलिन सिस्टम के लिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिविटी यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये है लाइकोपिन। लाइकोपिन में जितने भी डबल बॉन्ड हैं सब ट्रांस हैं। मैंने आपको दो तरह की ज्योमेट्री डाइन्स की बताई थी, ट्रांस और सिस। तो इसके अंदर आप देखें तो सभी बॉन्ड कैसे हैं, ट्रांस। एक साइड है तो दूसरा दूसरी साइड है। तो ये टमाटर में जो हम नाम देते हैं कि जो भी रेड कलर के फ्रूट और वेजिटेबल हैं उनमें, सॉरी, जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जिनमें रेड कलर होता है, उनमें ये पिगमेंट पाया जाता है, जो कि पिगमेंट का नाम है कैरोटेनॉइड। और जो कंपाउंड उसमें मिलता है वो है लाइकोफिन। तो ये लाइकोफिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। और आप नीचे वाले चित्र को देखिए, और यहाँ हम इसको समझेंगे कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, एंडोसाइक्लिक कुछ है, एक्सो है, और रिंग रेजिड्यू कितने हैं। तो नीचे वाले चित्र को देखिए आप, नंबरिंग से दिखाया हुआ है आपको डबल बॉन्ड की संख्या। लेफ्ट से हम शुरू करेंगे, बाईं तरफ से शुरू करेंगे। 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक आपको नंबरिंग दी हुई है। तो ये 11 इसमें क्या है, संयुग्मित डबल बॉन्ड। और जो दोनों कॉर्नर्स पर सर्किल में आपको डबल बॉन्ड दिखाए गए हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कॉन्जुगेशन में, क्योंकि वो संयुग्मन में है ही नहीं। अगर संयुग्मन में नहीं है तो उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आप काउंट नहीं करेंगे, वो संयुग्मन के बाहर है।
तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो गया n यानी कि 11। अब m की वैल्यू निकालेंगे रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू आपको लाइट कलर से 1 2 3 4 नंबरिंग की हुई है 8 तक। सबसे जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है उस पर 2 रिंग रेजिड्यू है, एक मैथिल समूह है और एक दूसरा कार्बन की जो संयुक्ता है वो रिंग में जा रही है, दूसरा प्रतिस्थापित समूह रिंग से जुड़ा हुआ है। तो 2 वहां हो गए। 3 कार्बन डबल बॉन्ड पर एक मैथिल समूह है, वो थर्ड हो गया। 5th डबल बॉन्ड पर फिर एक मैथिल समूह है, 7th पर मैथिल समूह है, 7th कार्बन डबल बॉन्ड पर। 9th जो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड है उस पर 6 नंबर से आपको CH3 समूह यानी कि अल्किल समूह दिखाया गया है। और जो लास्ट डबल बॉन्ड है 11 नंबर जो है जिसको नंबरिंग की हुई है, वहां पर एक मैथिल समूह हो गया और एक रिंग रेजिड्यू हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर 8 M हो गए यानी कि रिंग रेजिड्यू या मैथिल समूह। तो अब इसको हम इक्वेशन में पुटअप करके मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स निकालेंगे। तो बेस वैल्यू 114 नैनोमीटर, m हो गया 8, n हो गया कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड 11, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कोई नहीं है 0, एक्सो भी नहीं है 0। आपने इक्वेशन में वैल्यू पुट करी तो लैम्डा मैक्स हमारा कैलकुलेशन से आया 476 नैनोमीटर, जबकि जब प्रैक्टिकली हमने निकाला तो 474 नैनोमीटर आता है। तो दे आर क्वाइट क्लोज। इसी प्रकार से एप्सिलॉन की वैल्यू जब हमने इक्वेशन में रखी तो हमारे पास वैल्यू आई 19.14 इंटू 10 की पावर 4, जो कि एक्सपेरिमेंटली जो हमने निकाला तो आया 18.6 इंटू 10 की पावर 4 के बिल्कुल नियर है। तो इस तरह से आपने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके एब्जॉर्बेंस और एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली। दूसरे एग्जाम्पल से और हम इसे समझेंगे। ये है रेटिनॉल का स्ट्रक्चर जो कि विटामिन ए है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आइज़ के विजन के लिए। इसमें भी आप लोअर वाला डायग्राम देखिए, कितने कॉन्जुगेशन हैं डबल बॉन्ड 5, रेड कलर से आपको दिखाए गए हैं 5 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। एक इसमें रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है इसलिए वो हो जाएगा एंडो, तो आर एंडो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। और अब एम देखना है तो डबल बॉन्ड से देखिए आप ग्रीन कलर से आपको दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5, ये एल्किल और रिंग रेजिड्यूज हैं। फर्स्ट जो डबल बॉन्ड है उससे 2 जो संयुक्ताएं वो रिंग में जा रही हैं तो वो रिंग रेजिड्यू हो गए। 3 पे मैथिल समूह है, 4 पे मैथिल समूह है और 5 पर रिंग रेजिड्यू, सॉरी हाँ रिंग रेजिड्यू। तो इस तरह से 5 हो गए। अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन में रख के मैक्स निकालेंगे। बेस वैल्यू 114, m 5 हो गया, n भी 5, एंडो 1, r एक्सो 0। जब आपने ये सब वैल्यू इक्वेशन में रखी तो आपके पास लैम्डा मैक्स का मान आता है 320 नैनोमीटर, जो कि ऑब्जर्व वैल्यू 325 के नियर है। और जब एप्सिलॉन वैल्यू हमने निकाली 5 रखा n तो वो आ गया 8.7 इंटू 10 की पावर 4। तो इस तरह से पाई टू जो पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हुआ उसमें लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन की वैल्यू आपने निकाल ली। देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू 10 की पावर 4 है, इससे हमें समझ में जाना चाहिए कि ये जो है कौन सा ट्रांजिशन है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब हम चलते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट पर। तो जो सॉल्वेंट हम जब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा करते हैं तो यूजुअली हम ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो जिसके अंदर आप सॉल्यूट को घोलते हैं। तो सॉल्वेंट हमारा कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो एक तो नॉन पोलर हो, और जो भी हम विलयन बनाते हैं सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर वो डाइल्यूट बनाते हैं। तो एक तो वो किसी भी यूवी जो सॉल्वेंट है वो यूवी जिस क्षेत्र में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके अंदर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र में वो एब्जॉर्प्शन ना करे। और वो लेस पोलर होना चाहिए ताकि वो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट नहीं करे और केमिकली इनर्ट रहे, किसी क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ उसकी अभिक्रिया नहीं हो। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो यूजुअली हम सॉल्वेंट ऐसा लेते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि यूवी विजिबल क्षेत्र के अंदर एब्जॉर्प्शन ना दिखाए।
ये कुछ लेफ्ट में आपको कॉमन सॉल्वेंट दिखाए गए हैं और उनका एब्जॉर्प्शन आपको दिखाया हुआ है। जो वाटर है वो 205 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन दिखाता है, मिथेनॉल 210 पर, इथेनॉल 210 पर, ईथर भी 210 और साइक्लोहेक्सेन 210 पर। हम यूजुअली नॉन पोलर सॉल्वेंट हेक्सेन, ये हेक्सेन वगैरह या जिनका कि 200 से नीचे हो वो यूजुअली लेते हैं, जो कि सोल्यूट के साथ इंटरेक्ट नहीं करें और जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन रीजन है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्वेंट चूज करते हैं। अगर हमने पोलर सॉल्वेंट लिया तो जो संक्रमण है वो किस तरह से प्रभावित होगा ये आप देखिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस, क्योंकि जो एल्कीन्स होती हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो अगर कंपाउंड नॉन पोलर है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर सॉल्वेंट की पोलैरिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि वो उससे क्रिया ही नहीं करेगा, न डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह का जो संक्रमण होता है पाई टू पाई एंटी संक्रमण में प्राय उत्तेजित अवस्था जो होती है वो अपनी मूल अवस्था से ज़्यादा पोलर या ध्रुवीय हो जाती है, क्योंकि जो ध्रुवीय विलायक है वो उत्तेजित अवस्था को अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो जाती है तो ये ट्रांजिशन शिफ्ट हो जाता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। तो एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा पोलर हो गई देन ग्राउंड स्टेट, तो पोलर सॉल्वेंट जैसे मैंने आपको बताया वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल की वजह से इंटरेक्ट करेगा एक्साइटेड स्टेट से और उसको स्टेबलाइज कर देगा, और इसलिए वेवलेंथ अधिक हो जाएगी। फलस्वरूप पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग संक्रमण उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाएगा, यानी कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। एसिटामाइड जो है अध्रुवीय विलायक जैसे हेक्सेन में अवशोषण 178 नैनोमीटर पर दिखाता है, जबकि ध्रुवीय विलायक में 220 नैनोमीटर पर दिखाता है। तो इस प्रकार से क्रोमोफोरिक ग्रुप जो है वो एक्साइटेड स्टेट को पोलर कर देता है, और पोलर स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है, यानी कि उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। फलस्वरूप पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जब हम पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो हमारे स्पेक्ट्रा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, चूंकि वो क्रिया नहीं कर रहा है सोल्यूट के साथ, तो उस स्थिति में स्पेक्ट्रा फाइन आता है, जिसे हम हाइपर फाइन पीक कहते हैं। आप इस स्पेक्ट्रा में देखिए जो रेड कलर से दिखाया हुआ है, ये फिनॉल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। रेड कलर में आपको बिल्कुल शार्प पीक्स आ रही हैं, क्योंकि सॉल्वेंट है आइसोऑक्टेन, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके साथ सॉल्वेंट की क्रिया नहीं हो रही है फिनॉल की। और जब हमने इथेनॉल ले लिया तो इथेनॉल पोलर सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, और उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा के जो हमारी पीक है वो क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। तो इसलिए स्पेक्ट्रा क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। अब है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पोलर सॉल्वेंट जो है स्टेबलाइज कर देता है पोलर ग्रुप को। कैसे कर देता है, या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसके कारण स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि कैसे फिनॉल का डायग्राम जब हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो शार्प था, और पोलर सॉल्वेंट लिया तो ब्रॉड हो गया था। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो अगर कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है और वो पोलर है, तो वो पोलर ग्राउंड स्टेट के अंदर है, देन पोलर जो स्टेट है दैट इज स्टेबलाइज द ग्राउंड स्टेट टू ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा, जो पोलर ग्रुप होगा वो ग्राउंड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा, जिससे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। तो इसलिए ग्राउंड स्टेट ज़्यादा पोलर हो गई, उसकी विलायकन के कारण या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ग्राउंड स्टेट की एनर्जी में काफ़ी कम हो जाएगी, अर्थात नीचे चली जाएगी। और जब तो ओवरऑल जो डिस्टेंस होगा एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग
के ऊर्जा लेवल के अंदर वो अब बढ़ जाएगा। तो ऊर्जा आपको पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए एब्जॉर्प्शन शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ यानी कि निम्न तरंगदैर्घ्य की तरफ विस्थापित हो जाएगा, यानी कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए एसीटोन जो कि हेक्सेन अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं या बेंजीन लेते हैं तो 279 पर एब्जॉर्प्शन दिखाता है और पानी के अंदर 264 नैनोमीटर पर दिखाता है, यानी कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। आप इस डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वाई एक्सिस पर हमने एनर्जी दिखाई है, एक्स एक्सिस पर सॉल्वेंट की पोलैरिटी। लेफ्ट साइड में देखें आप, जब लेस पोलर सॉल्वेंट है यानी कि जब पोलर सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम है तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन एरो से दिखाया हुआ है और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन डॉटेड एरो से दिखाया गया है। जैसे जैसे हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर आगे चल रहे हैं, आप पहले पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को समझिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की जो ऊर्जा है वो पहले से काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो विलायक है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करता है, फलस्वरूप वो स्टेबलाइज हो जाएगा और उसकी एनर्जी कम हो गई। तो आप पहले वाले डायग्राम से देखिए, पाई एंटी बॉन्डिंग काफ़ी नीचे आ गया और जो पाई बॉन्डिंग था, पाई जो ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो कुल मिलाकर जो ऊर्जा है अब आपको पहले से कम देनी है, इसलिए तरंगदैर्घ्य उच्च तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापन हो जाता है, यानी कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है। इसके विपरीत एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को समझिए, जो आपको डॉटेड से दिखाया हुआ है। तो जो एन ऑर्बिटल है वो स्टेबलाइज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जब हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो एन लेवल स्टेबलाइज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। नीचे आपको डायग्राम में देखें आप, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? स्थायित्व का मतलब ऊर्जा कम। तो एन लेवल की एनर्जी कितनी कम हो गई आप चित्र में देखिए, और पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, वो भी कम हुई है पर ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अब आपको पहले की तुलना में ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से सॉल्वेंट की पोलैरिटी का इफेक्ट पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण पर पड़ता है। इसमें कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग में जो संक्रमण हो रहा है, अगर आपने ये सॉल्वेंट लिया पोलर तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको डायग्राम बनाकर समझाना होगा। तो इस तरह से एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में वेवलेंथ कम हो जाती है और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में वेवलेंथ बढ़ जाती है सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने पर। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।